का प्लेटफॉर्म। ठीक है, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया आ गया हमारा स्पीड ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज़ प्रोसेसर। ठीक है, स्पीड ऑफ प्रोसेसर किस पे डिफाइन करता है, क्या ना मेन फंक्शन, मेन किस पे होता है, एक तो वो कितने बिट का प्रोसेसर है, दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ इट्स क्लॉक फ्रिक्वेंसी। ठीक है, क्लॉक फ्रिक्वेंसी, क्लॉक और फ्रिक्वेंसी। क्लॉक और फ्रिक्वेंसी का मतलब अगर आप देखो माइक्रो कंट्रोलर का, हम माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर कहाँ से आए, ह्यूमन को देख देख के ही ये चीज़ें एवेल्यूएट हुई। क्या हुआ कि इंसान ने सबसे पहले, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, सबसे पहले उन्होंने शुरू किया बनाना की व्हील्स बनाए, फिर कार्स बनाई, घोड़ा गाड़ी बनाई, वो बनाई। इसी तरीके से एवोल्यूशन आता गया, डे बाय डे वो स्मार्ट मशीनें बनाने लगे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हम सब ऐसी स्मार्ट मशीन होनी चाहिए जो ह्यूमन की तरह काम कर सके। ठीक है, सबसे स्मार्ट मशीन कौन सी है दुनिया में, दैट इज़ ए ह्यूमन बीइंग। उसको कॉपी करने के लिए उन्होंने मशीन बनाना शुरू किया। अब हमारा ह्यूमन बीइंग को उसने रिफ्लेक्ट किया। अगर आप देखोगे तो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर को ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करोगे तो वो सेम है। हमारा एक ब्रेन है विच इज़ सच एज मेमोरी। ठीक है, आप में एक परमानेंट मेमोरी है और एक टेम्परेरी मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी क्या है, आपको बचपन से सिखाया जाता है ये चीज़ ऐसी है, ऐसी है। जब भी आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हो, देखते हो, तो आप क्या करते हो, अपनी परमानेंट मेमोरी से उसको फैच करते हो, उस चीज़ को अपने टेम्परेरी वेरिएबल्स पे डालते हो, टेम्परेरी मेमोरी में डालते हो, और परमानेंट मेमोरी से निकाल के उससे कंपेयर करके आप एनालाइज करते हो ये क्या चीज़ है। जैसे ये एक पेन है। ठीक है, हमें कैसे पता ये पेन है, पेन इसलिए पता है कि हमें बचपन में सिखाया जाता है दिस इज़ पेन। जब पैदा होता है हमें नहीं पता होता, हमें बचपन से सिखाया जाता है ये पेन है। ठीक है, वो चीज़ क्या होता है, हमारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाती है। जब भी हम ऐसी कोई चीज़ देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं प्री डिफाइंड मेमोरी से हमारी, कि ये चीज़ क्या है। हम क्या करते हैं, इसके पैरामीटर्स अपने ब्रेन में रखते हैं, रैम में रखते हैं, और इसको प्री डिफाइंड पैरामीटर जो हमारे रोम में है, जो हमारे प्रोग्राम में स्टोर हुआ है कि ये ऐसा है, तो हम उसको उससे कंपेयर करते हैं और एनालाइज करते हैं ये क्या चीज़ है, और फिर रिजल्ट निकालते हैं ये पेन है। ठीक है, सेम माइक्रो कंट्रोलर भी एक ऐसी ही चीज़ है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर उसमें भी रैम होता है, रोम होता है, और ये क्या नाम कंपेयर करके ALU में कैन एनालाइज करता है और रिज़ल्ट इन आउटपुट में देता है। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम ह्यूमन से कंपेयर करें, हम क्या करते हैं, एक टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। ठीक है, हमें कोई भी चीज़ करनी है तो जैसे हमारा लाइफ है, तो क्या करते हैं, हमारे लाइफ में एक क्या नाम क्लॉक है। ठीक है, क्लॉक है, सेकंड्स हैं मेक मिनट्स, मिनट्स मेक आवर्स, आवर मेक डेज, एंड डेज मेक ईयर्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो ह्यूमन का है साइकिल है। इसी तरीके में हर चीज़ को जो क्या नाम वर्क करती है वो एक टाइम के अंदर है, एक टाइम फ्रेम के अंडर है। हमारे ब्रेन में जो चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं वो एक क्लॉक से चल रही हैं, उसके अंदर भी एक टाइम फ्रेम है। वो कुछ नैनो या माइक्रो या पिको सेकंड का हो सकता है, वो वो काफ़ी फास्ट हो सकता है पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, पर वो भी एक टाइम फ्रेम के अंदर है। ठीक है, इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो हर टाइम फ्रेम के अंदर है। जैसे हम बोलते हैं कि ये बंदा कोमा में चला गया, ये पूरा वर्क कर रहा है पर ये कोमा में चला गया, इसको कुछ भी वो नहीं हो रहा है, इसकी सारा कुछ दिखाई दे रहा है पर ये काम नहीं कर रहा है। क्यों? इसका मतलब ये है, कोमा में जाने का मतलब है उसका जो टाइम है, ठीक है, उसकी जो ब्रेन की टाइमिंग है वो ख़राब हो गई है। वो सब कुछ कर पा रहा है पर उस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्या नाम चीज़ें हैं, मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं, ये एक क्लॉक से चलती हैं। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं ये सब एक रियल टाइम क्लॉक से चलते हैं। वो क्लॉक कुछ सेकंड्स की हो सकती है, माइक्रो सेकंड की हो सकती है, पिको सेकंड की हो सकती है, या नैनो सेकंड की हो सकती है। ठीक है, डिपेंड अपॉन प्रोसेसर वो हो सकती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस हर माइक्रो कंट्रोलर को जो कंट्रोल करती है, जो टाइमिंग देती है, उसको हम बोलते हैं एक क्लॉक फ्रिक्वेंसी देते हैं हम। ठीक है, ये क्लॉक फ्रिक्वेंसी हम एक्सटर्नल भी दे सकते हैं, चाहे क्रिस्टल भी हो सकता है यहाँ लगा हुआ,
जो इसको ये टाइम सिग्नल दे। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका क्लॉक का मतलब ये क्लॉक है। ठीक है, एक क्लॉक है, ये हमारे 3 साइकिल हैं। ठीक है, T1 T2 T1 T2 T1 T2। ठीक है, ये एक क्लॉक सिग्नल है, एक क्लॉक सिग्नल है। ठीक है, अब हम जब से हम मैथ्स में हम करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं A+B। ठीक है, वो क्या करता है, फर्स्ट क्लॉक साइकिल में A लेता है, सेकंड क्लॉक साइकिल में B लेता है और इसका रिज़ल्ट C में देता है। तो थर्ड क्लॉक साइकिल में वो आपको रिज़ल्ट देता है C में। ठीक है, C में एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या हो गया, 1 2 और 3 साइकिल लग गए। ठीक है, अगर मेरा एक प्रोसेसर है जो A को लेने में 2 क्लॉक लेता है, B को लेने में एक और 2 क्लॉक लेता है और C को लेने में एक और क्लॉक लेता है। ठीक है, तो इसमें हमारी क्लॉक लगी 3, इसमें लगी 6। इसका मतलब इसकी एग्जीक्यूशन स्लो है, इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट है। विच प्रोसेसर इज़ बेटर, जिसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर एक हमारे पास तीसरा प्रोसेसर है जो हमारा हाफ ही साइकिल में A ले लेता है, हाफ साइकिल में B ले लेता है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में C में रिजल्ट दे देता है, तो ये 1/3 हो गया इसका, तो ये इससे बेटर है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है, जितना जो हमारा क्लॉक टाइम है, एग्जीक्यूशन जितनी फास्ट होगी, जितने कम क्लॉक साइकिल में होगा तो उतना फास्ट प्रोसेसर हो जाएगा, इतना हमारा रिज़ल्ट फास्टर आ जाएगा और हमारी जो है रियल टाइम पे एग्जीक्यूशन हो सकती है। ठीक है, रियल टाइम पे एग्जीक्यूशन हो सकती है। अब ये आप बोलोगे कि हमेशा ही हम ये फास्ट ले लेते हैं। ठीक है, फास्ट लेते हैं, पर इसमें भी एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या है, जैसे जैसे आप क्लॉक फ्रिक्वेंसी क्लॉक स्पीड बढ़ाते जाते हो किसी चीज़ की, ठीक है, क्लॉक स्पीड बढ़ाते जाते हो, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। ठीक है, से अगर हम 8051 की बात करते हैं तो वो 4 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 20 मेगाहर्ट्ज़ तक काम कर सकता है। ठीक है, अगर आप AVR की बात करते हैं तो वो आपका 40 मेगाहर्ट्ज़ तक काम कर सकता है। ठीक है, फास्टर द मेगाहर्ट्ज़, फास्टर द फ्रिक्वेंसी, मोर द क्या ना फ्रिक्वेंसी, फास्टर विल बी द वर्क विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, पर इसके साथ साथ हमारी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब कि मुझे एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बनानी है, हम हमेशा उसी की एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि एक ही रेफरेंस से आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेते हैं, वहाँ क्या है, अगर हमारा ऑपरेशन 1 सेकंड के बाद नहीं बंद हुआ, 2 सेकंड के बाद हो गया, तो रियल टाइम में 1-2 सेकंड से वॉशिंग मशीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आधा सेकंड या 2 सेकंड कपड़े ज़्यादा धुल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो पर अगर आप ऐसा ऑपरेशन लेते हो जहां आपकी फुली ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है, वहाँ क्या होता है कि आपके क्या नाम मोटर के वॉशर के बंद होने और उसके ड्रायर के ऑन होने के बीच में अगर डिफरेंस नहीं हुआ तो इट कैन डैमेज द क्लॉथ। क्यों, एक तरफ आपका वॉशर हो रहा है, इतनी देर ड्रायर चल पड़ा, तो आपके कपड़े वो वाले चेंज हुए, ड्रायर के बाद दोबारा वॉशर आ गया, तो वो क्या हो रहा है, अभी हीटर चल रहा है, ऊपर से पानी आ गया, वो उसको डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि मेरे को कौन सी स्पीड चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे आप बात करते हैं अपने कीबोर्ड में रिस्पांस फास्ट होता है, आप कीज़ दबा रहे हो और रिस्पांस लेता जा रहा है फटाफट, कीज़ कुछ मिली सेकेंड्स में होता है वो, पर वो रिस्पांस फास्ट होता है। ठीक है, अगर आप उधर क्या नाम आपको एक प्रोसेसर चाहिए जो आपकी कीज़ की, आपकी फिंगर मूवमेंट की को नोट कर पाए फटाफट, अगर वहाँ आप स्लो प्रोसेसर लगा देते हो तो क्या होगा कि आपका रिस्पांस नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो आपका एप्लीकेशन है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे कितनी क्लॉक स्पीड या कितनी फास्ट प्रोसेसर चाहिए। क्या हमारा अभी तक स्टार्ट किया, अभी तक
हमारी क्या आ गई, एक बिट पे कितनी आ गई, मेमोरी कितनी आ गई, स्पीड कितनी आ गई, ठीक है। अब हमारी एक क्लासिफिकेशन इसमें हम और कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर की, पेरिफेरल्स, सॉरी पेरिफेरल इंटरफेसेस, ठीक है। पेरिफेरल इंटरफेसेस क्या होते हैं कि हमारे जितने भी इनपुट और आउटपुट हैं, कितने हमारे इनपुट हैं, कितने आउटपुट हैं, और किस टाइप के वो इनपुट हैं और किस टाइप के आउटपुट हैं, तो उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। से हमारे नॉर्मली क्या होते हैं कि पेरिफेरल्स किस तरीके के होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, आपने क्या हुआ, एक तो जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट होती है, डिजिटल इनपुट आउटपुट, ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट। तो एनालॉग इनपुट लेने के लिए क्या होते हैं, एडीसीज, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। और एनालॉग आउटपुट देने के लिए क्या होता है, एनालॉग डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग, वो डिजिटल देता है और एनालॉग आउटपुट देता है, ठीक है। ऐसे ही सीरियल आउटपुट हो सकते हैं, पैरेलल आउटपुट हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के आउटपुट्स आपके इनपुट आउटपुट हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आपकी हम क्लासीफाई कैसे करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, उसमें कितने एडीसीज हैं, कितने डीएसीज हैं, और मुझे कितने चाहिए। से मैंने 2 ही सेंसर से कनेक्ट किया है, तो मुझे 10 एडीसी वाला प्रोसेसर क्यों यूज़ करना है। मैं ऐसे ही यूज़ करूँगा जिसमें 2 एडीसीज हों, मेरा एनालॉग का सेंसर का डेटा ले और मुझे डिजिटल कन्वर्ट करके दे दे, ठीक है। मेरे पास मुझे चाहिए आउटपुट में 6 डिजिटल एनालॉग आउटपुट चाहिए, तो मेरे को ऐसा चाहिए जिसमें 6 डीएसी हों, ठीक है। मुझे सीरियल इंटरफेस करने हैं 2, पर मेरी उसमें प्रोसेसर में है 2, पर मेरी रिक्वायरमेंट है 4 की, तो मैं ऐसा प्रोसेसर सेलेक्ट करूँगा जिसमें 4 हो, ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट प्रोसेसर आते हैं। जितने पेरिफेरल्स आपके जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट के अलावा बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जितने से आपके एडीसीज ज़्यादा है, आपके डीएसी ज़्यादा है, आपके I2C ज़्यादा है, या UART ज़्यादा, आप जितनी जितनी कॉन्फ़िगरेशन में लेते जाओगे उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, ठीक है। सिर्फ कॉस्ट कंस्ट्रेंट नहीं होता है कि क्या नाम, ये कॉस्ट कंस्ट्रेंट सिर्फ आप कह रहे हो कि एक मेरा डीएसी या एडीसी बढ़ रहा है, उससे बड़ी सारी चीज़ें उनको काम करने के लिए बड़ी सारी चीज़ें बढ़नी पड़ती हैं। जैसे हमारा एक 8 बिट प्रोसेसर है, ठीक है, तो अगर हमारा जो एडीसी है वो भी 8 बिट है तो सफिशेंट है, पर अगर वो 12 बिट है तो क्या करेगा, 2 बाइट यूज़ करेगा एक एग्जीक्यूशन, उसकी एग्जीक्यूशन स्लो हो जाती है, ठीक है। इसलिए जैसे जैसे आपके पेरिफेरल इंटरफेसेस बढ़ते जाते हैं, आपके जो ये बिट है, मेमोरी है, स्पीड है, सारा कुछ बढ़ना चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट प्रोसेसर बनता है, ठीक है। अब आपको ये जो 3-4 ये आपकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इनमें डिसाइड करना होता है कि आपकी एप्लीकेशन में कौन सी यूज़ हो रही है, ठीक है। पेरिफेरल कौन कौन से इनपुट किस तरीके के होते हैं ये हम फर्दर समझेंगे, पर मेन है कि पेरिफेरल्स जो आपके कितने कनेक्ट हो रहे हैं उसके हिसाब से आपको इसके एक क्लासिफिकेशन वो हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा कंसेप्ट होता है इसमें, आर्किटेक्चर। प्रोसेसर का आर्किटेक्चर किस तरीके का है, उस पे भी उसकी आर्किटेक्चर किस तरीके का है, आर्किटेक्चर के हिसाब से भी उसकी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। मेनली जो आपके आर्किटेक्चर मिलेंगे आपको रिस्ट टाइप के, सिस टाइप के आर्किटेक्चर मिलेंगे, ठीक है। ये और जो इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है रिसोर्स सिस आर्किटेक्चर में, बेसिकली डिफ़ाइन किए जाते हैं कि आपकी जो एड्रेस और डेटा बसेस हैं वो अलग अलग हैं या सेम है, ठीक है। इस हिसाब से क्लासिफिकेशन भी होती है। अगर आपका एक डेटा लाइन और क्या नाम आपकी एड्रेस बस सेम है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्रोसेसर की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। से पहले वो कोई चीज़ उसने मेमोरी से फैच करनी है, पहले वो उसको एड्रेस देगा फिर डेटा आउट आएगा, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा डबल टाइम लगेगा। अगर एड्रेस बस और डेटा बस अलग अलग हैं तो क्या करेगा, एड्रेस एक लाइन से एड्रेस देगा, दूसरी लाइन से डेटा फैच कर लेगा, तो इसमें एग्जीक्यूशन जो है वो स्पीड अप होगी। ये भी एक क्लासिफिकेशन होती है आपके प्रोसेसर को डिफ़ाइन करने की, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं मेन क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत सारी यही हैं। इसके अलावा भी आपके जो माइक्रो कंट्रोलर हैं
वो बहुत सारे क्लासिफिकेशन में क्या नाम किए जा सकते हैं, ठीक है। उनके मेक के हिसाब से उनका स्पीड उनकी मेक के हिसाब से आप क्लासीफाई कर सकते हो।